तो मोल तो फर्स्ट चीजें पहले, ठीक है। तो एक बेसिक आपको फॉर्मूला होता है ना। मैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो जो बेसिक हमारे फॉर्मूले होते हैं मोल्स के अंदर, है ना, स्मॉल एन को अपन मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अगर सिंपल से आपके टोटल आपके 3 फॉर्मूले आते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन में ग्राम गिवन है, वेट गिवन है ना, तो दिस इज डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, ठीक है। एटम के बारे में गिवन तो एटॉमिक वेट, है ना। नेक्स्ट आपका अगर नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो कैपिटल एवोगाड्रो नंबर ना, ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपन ने पहले भी बहुत बार पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट अगर वॉल्यूम के बारे में एसटीएनटीपी है ना, तो 22.4। और इस चैप्टर के अंदर ना जो यूनिट कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन पे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन पता करना नहीं आता, तो यूनिट कन्वर्जन भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ऐसे चैप्टर्स के अंदर जो बहुत ही इजी होते हैं। डेफिनेटली ये चैप्टर बड़ा आसान सा चैप्टर है। तो बाकी इसमें आपको क्या होगा, अब ये जो लगाना है वो एसटीपी एनटीपी लगाते हैं, बट अगर इसके अलावा एसटीपी एनटीपी नहीं है तो फिर आपको पता है कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहाँ पे ये आपका मोल्स होता है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी डिवाइड बाई आरटी। तो मैं आपसे कहता हूँ बच्चों कि यहाँ से 2 बातें ध्यान रखना। आर की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अगर आर की यूनिट की बात करोगे तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है कि आर की यूनिट सब क्या होगी। तो आर इज इक्वल टू हो जाता है आपका पीबी डिवाइड बाई एन इंटू टी, यही होगा ना। अगर मैं इस एक फॉर्मूले से बात करूंगा तो आर इज इक्वल टू पीबी डिवाइड बाई एन इंटू टी। तो यहाँ से अपन पीबी को बच्चों क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। तो ऊपर जो भी टर्म होगा वो किसका होगा, एनर्जी का होगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, एन मोल, एनर्जी मोल इनवर्स, और टी जो यहाँ पे आपको दे रखा है वो आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो जो भी आपका टर्म होगा वो टेम्परेचर, मतलब क्या है कि आपका एनर्जी मोल इनवर्स टेम्परेचर इनवर्स। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो आप एनर्जी के बच्चों डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो एनर्जी में आपको यहाँ के साथ कैलोरी के साथ मिल सकता है। तो आपको पता है कि आर की जो वैल्यू आती है हम इसके 1.8, ठीक है, 1.9 एग्जैक्ट, बट इसको पर राउंड ऑफ करते हैं तो यूज कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो टू आपको कब लेना है, तो बेसिक यूनिट हमारी क्या थी, एनर्जी, अभी एनर्जी। और इसके बाद क्या था आपका मोल इनवर्स जो नीचे डिफाइन हुआ था, कैपिटल ई था। बस यहाँ से आपको एनर्जी में अगर टू जब लेना है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कैलोरी टर्म डिफाइन होगा, ठीक है। तो कैलोरी इनवर्स, टेम्परेचर इनवर्स, मोल इनवर्स और आपका टेम्परेचर। तो लेनी है जब आपको यहाँ पे कैलोरी के बारे में बात करें। इसी तरीके से वैल्यू आर इज इक्वल टू, जब क्वेश्चन के अंदर बात नहीं करें, जब एक तो एनर्जी की यूनिट कैलोरी होती है, दूसरी बच्चों जूल। तो क्वेश्चन आपको जूल में भी आ सकता है कि मोल इनवर्स, है ना, इस तरीके से। तो फिर अपन कितनी वैल्यू लेनी होती है, इन टर्म्स ऑफ जूल कितना लेता हो, 8.314, ये अपन अप्रोक्स वैल्यू इस ढंग से लेते हैं। इसी तरीके से आर की एक यूनिट और आती है जो अपन डिफाइन करते हैं किसके अंदर, लीटर एटीएम। मतलब अगर आप ये जो एनर्जी है उसकी टर्म की मैं बात करूं तो यहाँ से लीटर एटीएम की टर्म डिफाइन हो सकता है, ठीक है। और मोल इनवर्स तो फिर कितना ले लेते हैं, 0.0314 समथिंग, कुछ इस तरीके से अपन वैल्यू 0.04 भी आप 0.0 ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इससे लीटर एटीएम हो गया, लीटर बार के अंदर भी लेना होता है तो फिर आपको ये लेनी है 0.03 या 0.04 भी आप ले सकते हो। तो 4 डिफरेंट वैल्यूज। अगर कैलोरी के बारे में बात करेगा तो 2 लेना है, अगर आपको जूल के बारे में बात करेगा तो 8.314, लीटर एटीएम के साथ बात करेगा तो 0.03 या फिर 0.04 भी ले सकते हो। लीटर आप बार के बारे में बात करेगा तो भी आप 0.04 ले सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं। तो ये जो यूनिट कन्वर्जन है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है पहली चीज तो आर को लेके। बाकी फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ से इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल मास। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस अक्सर कर आपके आते हैं।
और एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँ, एक क्वेश्चन और आया था बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे मोल इलेक्ट्रॉन्स को लेके। एक क्वेश्चन आता है कि भाई फाइंड नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सैंपल। वो गिवन सैंपल आपका 2 kg 2 ग्राम कुछ भी हो सकता है, 5 kg 5 ग्राम। तो जो भी गिवन सैंपल है उसमें मोल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बच्चों को पता है जो क्या निकालना है या फिर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, फिर से मोल्स पूछे नंबर ऑफ मोल्स पूछे, बात की होती है, ठीक है। लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछेगा कि मोल गिवन सैंपल है सपोज 1 kg का, तो 1 kg या 2 kg में मोल इलेक्ट्रॉन आपसे पूछेगा, तो पहला काम क्या होगा, आपको जो बात करेगा वो क्या निकालने बोलेगा, वो यहाँ से मोल्स के बाद मोल्स करना। तो मोल्स के लिए हमारे पास जो रहेगा सबसे क्या करें, तो बीटा आपका 1 kg डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उसको नीचे लिख देंगे, बट ये गलत हो। तो जब भी कभी क्वेश्चन इस ढंग से आता है तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको नंबर्स निकालना है ना, नंबर कितने होंगे। तो जो 1 kg सैंपल है, 1 kg सैंपल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कितने होंगे, तो आपको पता है कि सर 1 kg ऊपर आप ग्राम में लिख सकते हो, डिवाइड बाई नीचे एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो वो आपको सभी को पता है कितना है, 9.31 इंटू 10⁻³ तो मोल इजी हो जाएगा। फिर मोल क्या, तो n डिवाइड बाई नीचे आपका एवोगाड्रो नंबर, सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में मोल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, तो पहले आपको नंबर्स निकालना है, देन उसके बाद आपको मोल निकालना है। डायरेक्ट आप यहाँ पे मोल्स निकालने की कोशिश मत करना। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लिए, प्रोटॉन्स के, न्यूट्रॉन्स को लिए, वॉल्यूम को लेके भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ 1 मीटर की, तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है, आपको ध्यान रखना है 1000 लीटर। जो को पता तकनीक से चलो क्यूब में कितना 1000 लीटर, मतलब अगर एक लीटर क्यूब का कोई भी क्यूब है जिसकी लेंथ भी हाइट आपकी 1 मीटर है, तो अगर आप वहां पे वॉल्यूम डिफाइन करते हो तो क्यूब में कितना लीटर होगा, तो आंसर होगा आपका 1 लीटर, ठीक है। इस तरीके की आपके सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1000, ठीक है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, प्लीज इनको आपको ध्यान रखना है। तो तभी तो अपन डिफाइन करते हैं कि 1000 लीटर में कितने सीसी हो जाएंगे, तो 1000 में कितना सीसी, 1000 सीसी। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन में अगर एमएल गिव तो उसको सीसी मान सकते थे, और हमने सॉल्व भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ना, तो एक बेसिक से रिलेशन आपको ये भी मिलता है। मीटर होता है 1 मीटर में, तो आपका 10 डेसीमीटर, ठीक है। सर आपको जो जितने भी टर्म्स हैं ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्जन है, उनको आपको ध्यान रखना, बिकॉज गलतियां यहाँ से भी आपकी हो जाती है। ये बेसिक कन्वर्जन आपको समझ में आया ना, क्लियर हुआ? ओके, बिकॉज पहला जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 4 बेसिक चैप्टर्स पे होने वाला है, उन्हीं को अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जब इंपिरिकल फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला डिपिक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स इन देयर रेशियो, ठीक है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है, वो सिंपलेस्ट रेशियो को डिफाइन करता है। कोई भी जैसे है ये फॉर्मूला, वो जो भी हमारे एटम्स हैं उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है ना, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आप एक्सप्लेन करता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिपिक्टिंग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। तो 1 मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो डिफाइन करता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बाकी रिलेशन क्या है, तो इस रिलेशन को भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो रिलेशन में क्या आता है कि भाई मॉलिक्यूलर मास और इंपिरिकल फॉर्मूला मास में क्या रिलेशन है, तो आपको डिवाइड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके कुछ टर्म्स है आपके डेंसिटी को लेके, तो डेंसिटी में है आपका मास डिवाइड वॉल्यूम, सिंपल
डेंसिटी डिफाइन होती है भाई जिसमें हम किसी को रेफरेंस लेते हैं, तो डेंसिटी ऑफ जिसको नाम से दिस इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कोई भी सबस्टेंस उसकी डेंसिटी डिवाइड बाय रेफरेंस जिस में बात करेगा। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस नीचे आपको 4 डिग्री दिस इज, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का टर्म यूज करेगा तो एट 4 डिग्री है। तो वेपर डेंसिटी जो डिफाइन करते हैं वो है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वेपर्स टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम प्रेशर। जो भी प्रेशर और टेम्परेचर कैसे होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। दिस इज वेपर डेंसिटी। तो कुछ एक टर्म है वेपर डेंसिटी है, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं भाई आइडेंटिफिकेशन, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी पता होना चाहिए कि जैसे एक रिएक्शन दे रखी है और रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे उसको जो आपका एफिशिएंट है वो मोल डिवाइड बाय 2 एंड मोल, इसके बारे में कंपैरिजन करेगा उसका प्रोटेक्शन मस्ट बी बैलेंस। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केशियल होती है तो आपका मोल केशियल बना है तो जो गिवन अमाउंट कितनी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, रिएक्शन को सिर्फ बैलेंस करेंगे और रिएक्शन को बैलेंस करने के साथ इसको अपन डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं आपके रिएक्शंस इस तरीके से। तो आप कोशिश करो कि टाइम बचाने के लिए रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लो, और रिएक्शन अगर आपकी बैलेंस हो गई, और रिएक्शन बैलेंस होना बहुत डिफिकल्टी नहीं होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना है और डायरेक्ट आप फिर वहां से कंपेरिजन कर सकते हो किसी भी कि भाई इतने से कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितना रिएक्टेंट आपका यूज हो रहा है, वो सारी चीजें। एक कॉन्सेप्ट और आता है, ये आता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मैंने एक प्रीवियस लेक्चर इसी के ऊपर ऑनलाइन डिस्कस किया था, मैंने मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस लिए थे, तो वहां पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस भी इसी ट्रिक से करे थे, पीओएसी से, ना प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से। एग्जांपल लिए जैसे पहले से बैलेंस है, ठीक है, शेल केशल का आपका फॉर्मेशन हुआ है, नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ है। बाकी आप यहाँ से इसे बैलेंस कर देखो, बैलेंसिंग की कहानी है तो आप बैलेंसिंग को पहले अभी जो अपन ने मेथड देखा था वहां पे आप डायरेक्ट बैलेंस करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, जो भी कॉफिशिएंट आएगा उसको अपन नीचे ले लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल एटम कंजर्वेशन के अंदर केसीएल O3 से क्या बना है, केसीएल बनाया और आपका ऑक्सीजन बनाया। तो जब यहाँ से मैं फर्स्ट लिखता हूँ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर पोटेशियम, तो क्या क्या लिखेंगे अपन, 1 मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 1 into मोल्स ऑफ KCl। मतलब बातें वही हुई ना जो अपन ने अभी पहले डिस्कस किया था। मतलब अगर आप यहाँ से देखो तो इस ऑप्शन को अपन क्या यहाँ से 3/2 लिख सकते थे बैलेंसिंग के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। 2 से 2 कैंसिल, 3 एटम इधर, 3 एटम आपके इधर, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन के भाई रिएक्टेंट साइड में जो एटम है और जो बना है प्रोडक्ट साइड में एटम, तो एटम तो कंजर्वेशन फॉलो करता है, हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, जो आपकी जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपन स्टडी करते हैं। तो KClO3 के अंदर मैं बात करूंगा तो POAC फॉर क्लोरीन, तो भाई 1 एटम दिख रहा है ना KClO3 में क्लोरीन का, तो इधर क्या है 1 into मोल्स ऑफ KCl। तो KCl के अंदर भी आपको दिख रहा है क्लोरीन कितना, 1 एटम, तो अपन उसे 1 मोल करके बोल सकते हैं।
ऐसे अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, इधर आपको 2 दिख रहा है, 2 इंटू मोल ऑफ आपका ऑक्सीजन। तो अगर रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है तो फिर आप इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ जो एटम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है उससे आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपने बैलेंसिंग कर लिया तो फिर आपके बेस्ट है कि अभी हमने देखा था कॉफिशिएंट को नीचे ले जाओ, फिर आप कंपेयर करो और ठीक है। तो ये दोनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे और डेफिनेटली इस प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस आते हैं, आप कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम बात करते हैं इट रिफर्स टू रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन मिनिमम स्टोइचियोमेट्री। तो जो स्टोइचियोमेट्री की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, फिर बैलेंस होने के बाद जो कॉफिशिएंट आता है तो भाई जो भी अमाउंट गिवन है उस अमाउंट से पहले आप मोल्स डिफाइन कर लो, ठीक है। तो मोल्स डिवाइड बाई जो स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा, इसको अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जो वैल्यू आपकी मिनिमम आएगी उसको अपन बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अरे प्रीवियस लेक्चर एक मैंने किया था, उसकी मैं क्वेश्चन है वो आपको शेयर करूंगा इसी के ऊपर, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इट इज रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन ए केमिकल रिएक्टेंट। तो जो भी आपको रिएक्शन गिवन है कि जब भाई E+B गिवन है, यहाँ से C का फॉर्मेशन हुआ है, तो A का कुछ ग्राम दे रखा है, कुछ लीटर दे रखा है, बट रिएक्शन आपकी पहले बैलेंस होनी चाहिए। तो सपोज मान लो कॉफिशिएंट यहाँ पे A आ गया, यहाँ कॉफिशिएंट B आ गया, यहाँ कॉफिशिएंट स्मॉल c आ गया। तो मैं अगर बात करूं इसकी कि A और B में से लिमिटिंग कौन है, पहले खत्म कौन होगा, तो पहले खत्म कौन होगा, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी इसका अमाउंट गिवन होगा उससे अपन मोल निकालेंगे, डिवाइड बाई नीचे जो स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है उसको नीचे लेके आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आपकी A और B दोनों के लिए यही काम करेंगे। तो जिसकी वैल्यू स्मॉल आएगी उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, वो पहले खत्म होगा, वो पहले खत्म होगा तो आंसर फिर उसी से बनाया जाए, ठीक है। एक्सिस रिएजेंट से आंसर नहीं बनने वाला, फिर आंसर बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट से ही फिर आंसर निकालना है, फिर एक्सिस रिएजेंट से आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं निकालना है। क्लियर है? उसको नीचे डिफाइन में किया है, देखो लिमिटिंग रिएजेंट को डिवाइड गिवन मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, द वन व्हिच लीस्ट रेशियो इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और फिर लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परसेंटेज यील्ड, है ना। परसेंटेज यील्ड क्या है, तो परसेंटेज यील्ड पे भी क्वेश्चंस आता है। तो परसेंटेज यील्ड आप बिल्कुल निकाल सकते हो कि एक्चुअल यील्ड, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, एक्चुअल यील्ड आपको ऊपर लिखना है, डिवाइड बाई थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड को नीचे लिखना है, इनटू 100, बिकॉज परसेंटेज है तो 100 का मल्टीप्लाई। प्लीज आप ध्यान रखो ये क्वेश्चंस आपको ऐसे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट आते हैं, और डायरेक्ट आने का मतलब अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं तो आपके जो 25 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सीरियसली बोलूं तो 25 क्वेश्चंस में से अप्रोक्स आपके 10 क्वेश्चंस तो बिल्कुल मतलब मैं बोल सकता हूँ इजी प्लस फॉर्मूला बेस्ड, जिनको सिर्फ फॉर्मूला पता होंगे और जिनको थोड़े से भी कॉन्सेप्ट पता होंगे वो 10 क्वेश्चन तो डायरेक्टली कर ही सकते हैं, मतलब 10 into 4 आपके 40 मार्क्स पे बिल्कुल सेट हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपको 5 क्वेश्चंस और करने हैं जो थोड़े से मॉडरेट हो सकते हैं या थोड़े से लॉजिकल हो सकते हैं, ग्राफिकल वगैरह भी हो सकते हैं, तो फिर आपको 20 मार्क्स यहाँ से और करने हैं। तो आपके 60 मार्क्स तो आपके बिना कुछ दिक्कत के केमिस्ट्री में मिल जाते हैं जेईई मेंस में। बाकी मैं नीट की बात करूं तो नीट के अंदर भी बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। नीट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको 35 क्वेश्चंस, वैसे भी 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, उसमें से आपको 35 ही करने हैं। और 35 में से कितने क्वेश्चंस आपको जानते हो, 35 से कम आपके यहाँ भी आपके 10 to 12 क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी होते हैं, बिल्कुल ईजी बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला बेस मिल सकते हैं, ठीक है, जिनको आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। 20 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स, 80 मार्क्स लाना कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें। फिर उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आप और कर सकते हो इसके अंदर, तो 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स ही हो गए, बिल्कुल ईजी, ठीक है। तो मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको 150 तक तो जाना ही है, तो 30 मार्क्स के लिए फिर आपको डेफिनेटली बाकी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह की वो सारी चीजें जो रिएक्शंस होती हैं, नेमिक रिएक्शंस होते हैं, इन्हें उनके एक्सप्लेनेशन, तो बिल्कुल आसानी से मार्क्स आप ले सकते हो, बट कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड पे अगर क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाई थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड फॉलो करेंगे और आंसर हम निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, कुछ दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो फर्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर फॉर सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर।
अगर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है ना, तो उस केस में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों होमोजीनियस सॉल्यूशन को लेके ही आपकी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। और जो हमारा चैप्टर एक सॉल्यूशन, उसके अंदर भी सारा का सारा होमोजीनियस को लेके ही डिफाइन किया गया है। तो इफ द मिक्सचर इज नॉट होमोजीनियस देन नन ऑफ देम इज एप्लीकेबल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्लीज ध्यान देना, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि फॉर्मूला सर जो हमें याद है हम उसको हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं, बट हमारे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर अगर क्वेश्चंस आते हैं या फिर सोल्यूशन चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों होमोजीनियस पे ही आते हैं, बिकॉज सारे के सारे रूल्स होमोजीनियस को लेके ही डिफाइन किए गए हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो ये जो हम बात कर रहे हैं परसेंटेज, आपको मोलैलिटी पता है तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो परसेंटेज वेट बाई वेट के बारे में बात करते हैं, तो ऊपर भी डब्लू है नीचे भी डब्लू। ऊपर डब्लू किसका आना चाहिए, वेट किसका, सॉल्यूट का आना चाहिए। नीचे वाला वेट डब्लू किसका है, सॉल्यूशन का है, सॉल्वेंट का नहीं है, ठीक है। ऊपर वेट किसका है, सॉल्यूट का, नीचे वेट किसका है, सॉल्यूशन का, इनटू आपका 100। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई x परसेंटेज मास दे रखा है, x परसेंटेज बाई मास। तो x परसेंटेज बाई मास का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x ग्राम सॉल्यूट, ऊपर x जो दिख रहा है ना ये x%, इसका मतलब है कि x ग्राम क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट किस में होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन का मास पता चला और सॉल्यूट का भी आपको मास पता चला, तो वहां से बाकी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। अगर दोनों का आपको मास पता है तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा, 100 माइनस x। ग्राम पता हो गया ना, तो फिर वहां से आप मोल्स वगैरह निकाल सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ऊपर डब्ल्यू है नीचे आपका बी है, तो उस डब्ल्यू का मतलब क्या है, जो ऊपर दे रखा है इस डब्ल्यू का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे जो बी दे रखा है इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आज मैं इवनिंग में क्विज भी कराने वाला हूँ, और क्विज को प्लीज ध्यान से करना, ठीक है। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और बाकी करेंगे अपन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो x परसेंटेज, बाकी स्टूडेंट जो नहीं है अभी उनको भी बोल देना, इवनिंग में क्विज कराने वाला हूं मैं, ठीक है, ग्रुप के ऊपर, वहां से आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। मींस 100 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम सॉल्यूट। ऊपर वेट होना चाहिए सॉल्यूट का, नीचे भी क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है ना। वो भी कितना, 100 ml अपन लेते हैं, कितना, 100 ml, है ना, अपन ने लिखा भी है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट आप वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो ऊपर भी वॉल्यूम होना चाहिए नीचे भी वॉल्यूम। ऊपर वाला वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, बाकी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये टर्म आपको मिलेंगे। तो अगर कभी भी क्वेश्चन लिखा है कि भाई 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, आप क्या समझोगे इससे, इसका मतलब होगा कि 5 ml तो आपका सॉल्यूट है ना, 5 जो ऊपर दे रखा है 5 ml आपका सॉल्यूट है, और नीचे आपका जो बी है वो डिफाइन कर रहा है 100 ml, वो 100 ml किसके लिए होंगे, सॉल्यूशन के लिए। में इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है बिकॉज क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट यूज करना होता है। क्लियर हो गया सभी को अभी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन देखते हैं। ये तो आपको सभी को पता है कि मोल परसेंटेज अगर आता है तो फिर कैसा है, इफ मिक्सर इज नॉट होमोजेनियस देन नन ऑफ देम इज एप्लीकेबल। मैं फिर से वही टर्म बोलता हूँ कि जब भी क्वेश्चंस, आपको ये बेसिक बात पता नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जब भी क्वेश्चंस हाइड्रोजीनियस पे आएगा तो फिर इनको नहीं लगा, हमको लगाना नहीं है कि सर मोलैलिटी लगा रहे हैं, मोलैलिटी लगा रहे हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके लिए एप्लीकेबल है, प्रॉपर डिफाइन किया गया होमोजीनियस के लिए, है ना। होमोजीनियस नहीं होगा तो फिर इनको अप्लाई आपको नहीं करना। तो मोल परसेंटेज की बात करें तो आपको पता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, टोटल मोल्स नीचे, इसको प्लीज ध्यान रखो, है ना। मोल परसेंटेज कहीं लिखा मिल सकता है, तो मोल परसेंटेज का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी पता है कि आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो भी कंपोनेंट है उसके ऊपर, टोटल मोल्स आपके नीचे। मोलैलिटी, यस इजी है। मोलैलिटी में नीचे आपका मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो भी केजी के अंदर आपको लेना होता है। ग्राम में गिवन है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, इट इज इजी। पीपीएम में अपन 10⁶ का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इस टर्म को ध्यान रखो। पीपीएम में क्या, 10⁶, और पीपीबी आ गया पार्ट्स पर बिलियन, तो फिर 10⁹ का मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आपका एज इट इज है। और पीपीएम को डिफाइन करते हैं पार्ट्स पर मिलियन बाई मास, ठीक है, बाई मास डिफाइन करते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन बाई वॉल्यूम भी डिफाइन करते हैं। मास डिफाइन करेंगे तो ऊपर नीचे फिर मास डिफाइन होगा। अब यहाँ पे मोल्स लिया है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे देखो आपका मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई यहाँ पे आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो दो तरीके डिफाइन करते हैं। अगर वो पार्ट्स पर मिलियन बाई मास बोलेगा तो ऊपर नीचे अपन मास लेंगे, पार्ट्स पर मिलियन बाई वॉल्यूम बोलेगा तो अपन वॉल्यूम यूज करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है टर्म आपका फॉर्मेलिटी का। तो जो फॉर्मेलिटी जस्ट लाइक मोलैलिटी होता है, फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है।
फॉर्मेलिटी देखो, मोलैरिटी जनरली अपन किसके लिए यूज करते हैं, जो कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड के लिए मोलैरिटी यूज करते हैं, एंड फॉर्मेलिटी इज जनरली यूज फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी टर्म, ठीक है। या फिर जहां पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामोलिकुलर भी मिलती है, तो वहां पे अपन इसको यूज करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, आपका फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, उनके टर्म में अगर बात करेंगे तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा। जैसे एक मैं आपको टर्म बता दूं, जैसे आपको मैंने क्लास में भी कराया था कि सपोज एसिटिक एसिड अपन ने ले लिया, तो एसिटिक एसिड की मोलैरिटी निकालनी है और एसिटिक एसिड की फॉर्मेलिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी में तो ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ भी होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट अपन बात करते हैं। फॉर्मूला यूनिट जो टर्म लिखा गया है ना, वो क्या है उसको मैं डिफाइन कर, नीचे है वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर तो अपन ने नीचे भी लिखा है, ऊपर फॉर्मूला यूनिट है, वहां पे मोल्स होते हैं। अब क्वेश्चन में ग्राम के बिन होगा, सपोज एसिटिक एसिड का 20 ग्राम के बिन, ठीक है, तो ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, वो तो आपको डिफाइन करेगा मोलैरिटी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो आपका एसिटिक एसिड डाइमराइज होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे फिर इसके 2 जो इसका 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका डिफाइन होगा फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास डिफाइन हो जाएगा, ग्राम पता है तो ग्राम डिवाइड बाय फॉर्मूला मास पूरा आएगा, 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला मास की टर्म में, ठीक है। लेकिन जब अपन मोल्स निकालेंगे तो फिर वो एक अपन एसिटिक एसिड का 1 मोल यूज करेंगे, एक ही मॉलिक्यूल यूज करेंगे, ये डिफरेंस होता है, ठीक है, फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के अंदर। बाकी और यहाँ पे देखने को मिलता है ऑन एडिंग सॉल्वेंट द सॉल्यूशन डाइल्यूशन, तो बहुत बार आपको लिखा मिलेगा कि भाई पानी ऐड किया गया है, डाइल्यूशन किया गया है ना, तो उस केस में आपको M1B1 इक्वल टू M2B2, है ना, या फिर M फाइनल B फाइनल इक्वल टू इनिशियल B इनिशियल। नेक्स्ट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस आपको लगाना है M फाइनल B फाइनल इक्वल टू M1B M2B2 M3B3, इस तरीके से अपन उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए तो इस तरीके से लगाना है फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपका एक बेसिक टर्म जो है मोल कॉन्सेंट्रेशन है। नाउ मूव टुवर्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो पहले तो देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं एक बार। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो यहाँ से आपको देखो हमें ध्यान देना होता है विजुअल रीजन पे, है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट विजुअल रीजन, बिकॉज विजुअल रीजन में ही क्या बच्चों मिलता है, वॉयलेट, ना, बिगवार पढ़ते हैं अपन, वही है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। जहाँ पे विजुअल रीजन का जो स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होता है, तो अपन यहाँ पे वेवलेंथ देख सकते हैं, तो 400 नैनोमीटर से लेके और आपका 750 नैनोमीटर, ये रेंज को प्लीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी रेंज है, वॉयलेट की कितनी है 400 और रेड की कितनी है आपकी 750, बाकी सारे के सारे आपको बीच में देखने को मिलेंगे। विजुअल रीजन से अगर आप इधर जा रहे हो तो इसके 10⁸ मीटर, यहाँ पे 10⁸ सब वेवलेंथ है, 10⁻⁻11, इधर देखो 10⁻⁻6 -3 एंड 10, और इधर आपका है 10⁻⁶। तो ये आपके कुछ वेवलेंथ यहाँ पे दे रखे हैं, आपको बस क्या ध्यान रखना है कि माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, तो इंफ्रारेड से पूछ सकता है, यूवी से पूछ सकता है और विजुअल रीजन से। विजुअल रीजन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल ये जो आपको एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है बिल्कुल एज इट इज यही है, तो वहां पे बिल्कुल यही टर्म डिफाइन किया गया है। तो आपको जब वेवलेंथ निकालोगे देन वो पूछ सकता है कि किस रीजन से या कौन सा स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है, वो किस रीजन से बिलोंग कर रही है, तो फिर आपको रेंज पता होनी जरूरी है। क्लियर है, ये तो याद रहेगा, देखो 400 से आपका कितना है 750, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइट के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो लाइट में क्या है, फोटोन इज कंसिडर्ड एज मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, E करते हैं, एम मास ऑफ लाइट पार्टिकल है और सी क्या है आपकी स्पीड ऑफ। बाकी अपन बात करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, तो E इक्वल टू H इंटू न्यू, म्यू को अपन लिखते हैं C बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला जब यहाँ से अपन एनर्जी डिफाइन करते हैं फोटोन की, ठीक है, तो वो आपको इस तरीके से 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, ठीक है, डिवाइड बाई आपका लैम्डा। फ्लक्स कांस्टेंट, ठीक है, H फ्लक्स कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ फोटोन है, बाकी अपन इसको वेव नंबर,
ठीक है, ये अपन बीएम नंबर इस तरीके, हम बीएम नंबर की बात करते हैं तो बीएम नंबर आपको पता है, इसको अपन इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड कितना होता है। तो क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑब्जर्व। तो जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में रिएक्ट करेंगे वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। तो कितने क्वांटा आपके एब्जॉर्ब होंगे वो आप डिवीजन करेंगे तो मिलेगा आपकी क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड। अब आते हैं अपन बोर्स एटॉमिक मॉडल पे। तो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग वहां पे अपन बात करते हैं कि टू अपोजिट चार्ज हैं, डिफरेंट चार्ज हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जहाँ पे के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के क्या होता है आपका 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, जहाँ पे इसकी वैल्यू अपन इतनी यूज करते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर। बाकी यहाँ से बोर क्वांटाइजेशन रूल की बात करते हैं तो MBR इक्वल टू, यस इट इज इंपॉर्टेंट, MBR इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई। इसको अपन इससे बहुत बार NH क्रॉस भी लिख देते हैं। इस H क्रॉस का मतलब है H/2 पाई, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर अपन यहाँ पे दोनों एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं, MBR स्क्वायर डिवाइड बाई R के Q2 डिवाइड बाई Q1 क्या है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, Q2 क्या है न्यूक्लियस का चार्ज है, और मास M है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, R है रेडियस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी क्वांटाइजेशन रूल तो आपका इंपॉर्टेंट वैसे ही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth बोर ऑर्बिट। अगर nth बोर ऑर्बिट है तो उसमें टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था क्लास के अंदर, यहाँ से आप देख सकते हो, अभी एक बार आप क्विक रिवीजन ले सकते हो। 2 पाई स्क्वायर ME की पावर बच्चों 4 कि अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ही याद है ना तो भी आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हो, बिकॉज आपके क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस ही आने वाले हैं जेई मेंस के अंदर और आपके नीट एग्जाम के अंदर। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो है, इनटू जेड स्क्वायर। जेड की जो भी वैल्यू होगी उसे अपन पुट करते हैं, बिकॉज बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, इस तरीके से फिर अपन इवन एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कि एन एनर्जी आपकी फाइनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ये डिफाइन होती है। इसको अपन पूरे को सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यूज लगाते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं, मास इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, के की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, एच की वैल्यू पुट करते हैं, तो आंसर आपको मिल जाता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन टर्म देखते हैं यहाँ से। बोर्स मॉडल के अंदर अगर nth बोर ऑर्बिट की रेडियस की बात करेगा, है ना, तो फिर क्या होगा, फॉर्मूला आपका एज इट इज वही है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ये एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, ये टर्म एंगस्ट्रॉम में है, ये प्लीज आपको ध्यान रखना है। और 0.529 जो टर्म डिफाइन किया है ये फर्स्ट रेडियस होती है, तो n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, यहाँ से ये बचता है आपका एंगस्ट्रॉम। हमने इन सबको सॉल्व किया है, आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हो जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट है वेलोसिटी पे क्वेश्चन आता है कि भाई nth बोर ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी क्या है। तो nth का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, nth का चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो आपका यहाँ पे nth का वेलोसिटी हो, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका आता है 2 पाई ई स्क्वायर बाई के डिवाइड बाई एच और जेड बाई एन। तो बहुत बार वो सिर्फ रिलेशन पूछता है कि वेलोसिटी के साथ जो जेड है या फिर जो स्मॉल एन है उनका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंपैरिजन करवाता है कि फर्स्ट बोर्थ ऑर्बिट की वेलोसिटी इतनी है तो थर्ड की कितनी होगी फॉर दिस एटम। तो सिर्फ आपको ये जो बी एन है और जो जेड बाई एन है इनको कंपेयर करके आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रिवोल्यूशन पर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको होता है बी डिवाइड बाई 2 पाई आर जो सर्कमफरेंस है। बाकी सॉल्व करते हैं वेलोसिटी, तो आता है आपका यहाँ से 0.657 10⁻16 जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ये जो रिलेशन है ना ये आपको रिलेट करना होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन। बेटा बोर्स मॉडल से क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है, अगर क्वेश्चंस आएगा यहाँ से तो बोर्स मॉडल को जरूर पकड़ता है वो। ठीक है, वो जानना चाहता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज इनको आप एक बार मेमोराइज करो, रिवाइज करो, लिख के देख लो, कल इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो 2 पाई आर डिवाइड बाई बी, ठीक है, उसको अपन सॉल्व करते हैं तो फिर ये रिलेशन आपका निकल के आता है फॉर वन रेवोल्यूशन। एनर्जी डिफरेंस पे भी क्वेश्चन आता है कि n बनाओ n2 एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, तो n2 माइनस n1 डिफाइन करते हैं। तो कुछ ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है, 13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। याद हो रहा है ना अभी सभी को आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, बाकी इसको अपन यहाँ पे आयनियन एनर्जी के टर्म से भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं
और 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर। नेक्स्ट है देखो रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं इसके बारे में। तो जो रेडबर्ग क्वेश्चन आती है उसके ऊपर इस पे भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच। आर एच की वैल्यू बच्चों फिक्स है इन सेंटीमीटर नंबर, वो आपकी कितनी है 109700। इस वैल्यूज को प्लीज ध्यान रखना। बाकी आपका 1 बाई r1 स्क्वायर माइनस 1 बाई nt स्क्वायर इंटू आपका z स्क्वायर। नेक्स्ट है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइटेड फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल n2 टू लोअर एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल, ये n2 हो गई, ये आपकी n1 हो गई, ठीक है। इन आइसोलेटेड एटम देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व। ये तो क्वेश्चंस मतलब इस पे तो क्वेश्चंस आए हैं, बहुत बार आए हैं, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n2 माइनस n1 प्लस 1 कर देते हैं। तो ये तो आपके हो गया वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवीजन पर्पस, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n2 माइनस n1 प्लस 1 कर देंगे अपन और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन एक बार पे जो ग्राफ है उसको देख लेते हैं। पहली सीरीज आपकी लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाइस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो लाइमन सीरीज में बात करते हैं तो यहाँ से आपका जो अल्फा बीटा एंड गामा सीरीज है, तो पहली देखो जब आपके n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे, देखो यहाँ से 2 से 1 पे आना, ठीक है। तो ये अल्फा रीजन को डिफाइन करता है हाइड्रोजन के ही। यहाँ से देखो आपका 3 से 1 पे आ रहा है, तो डेफिनेटली सारी की लाइमन सीरीज है। आप इन्फिनिटी से 1 पे आओ, 2 से 1 पे आओ, 3 से 1 पे आओ, मतलब हाई एनर्जी लेवल से 1 पे आओ, ऑलवेज लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज ये रही, पाइस्टन सीरीज आपकी 3 तक आएगी, ब्रैकेट सीरीज में जितनी भी स्पेक्ट्रम मिलेंगी वो आपको 4 तक मिलेंगी, पफन सीरीज में आपको 5 तक दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ये सीरीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि कौन सी सीरीज कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, कहाँ तक नहीं करती है। नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, ये भी ध्यान रखो। एच न्यू माइनस डब्ल्यू बर्ग फंक्शन जो रहता है आपका इक्वल टू एच न्यू माइनस एच म्यू नॉट। नेक्स्ट आपकी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या है, तो ये आपकी डायरेक्ट होती है ई इंटू बी या 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये पता है सभी को, लैम्डा इक्वल टू h बाई mv, ठीक है, h डिवाइड बाई p, जहां से आपका डुअल नेचर डिफाइन हुआ था। द सर्कमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, जिसको अपन डिफाइन करते हैं कि किसी भी स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ वेव की फेज में चल रहा है। तो इसमें आता है कि कितनी क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन है, कितनी वेव आपकी बन रही है, ये क्वेश्चन आता है। तो वहां से आपको ये डिफाइन 2 पाई r n इक्वल टू n लैम्डा। n यहाँ पे जो होता है इट इज ए नंबर ऑफ वेव या फिर नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये स्मॉल n का मतलब ये है। स्मॉल n पूछ सकता है आपसे कितनी बन सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से बताते हो। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, मतलब जो पोजीशन और जो मोमेंटम है कि आप एक साथ किसी भी एक्सेलरेटेड जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसकी आप पोजीशन और इसकी जो वेलोसिटी है वो आप एक बार में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर एक सर्टेन होगी तो दूसरी अनसर्टेन होती है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, या फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई m। भाई इसको अपन ओपन कर देते हैं डेल्टा पी को, तो m इंटू डेल्टा बी हो जाता है, तो m को अपन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये इस तरीके से बनता है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला आता है आपका डेल्टा एक्स और डेल्टा लैम्डा के साथ, तो वो आता है लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स में फर्स्ट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलवेज डिफाइन साइज, है ना, ये आपको साइज के बारे में बताता है। और किस किस के बारे में बताता है, ये डिफाइन करता है आपकी, पहले तो क्वांटम नंबर्स के एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम नंबर्स बच्चों बताते हैं एनर्जी के बारे में, एनर्जी के बारे में बताएंगे। दूसरा किसके बारे में बताएंगे, एनर्जी के साथ साथ ये आपको डिफाइन करते हैं, जैसे अपन बात कर सकते हैं वेलोसिटी, एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की, वेलोसिटी कितनी है, और क्या बताएंगे, तो आपको यहाँ पे मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम के बारे में भी एक्सप्लेन है। क्वांटम नंबर्स में टोटल आपके 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 क्वांटम नंबर्स आपके रियल क्वांटम नंबर्स होते हैं, और जो लास्ट वाला ये हाइपोथेटिकल है ना, इसको साइंटिस्टों ने बाद में एक्सप्लेन किया था,
एज्यूम कर लिया था। तो रियल आपके पास तीन ही क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक। ठीक है, करेक्ट समझ में आ रहा है? ये रियल कहां से डिफाइन किए गए हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम पढ़ते हैं, हमने क्लास में पढ़ाई भी थी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से तीनों के तीनों आपके डिफाइन होते हैं। अच्छा, तो क्वांटम नंबर्स में प्रिंसिपल विल डिफाइन साइज, साइज के बारे में बताएगा, ऑर्बिट के बारे में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, आपको सेल के बारे में एक्सप्लेन करेगा, और एनर्जी सेल के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ओके, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और फिर यहाँ से जो हम निकालते हैं कि सेल कौन कौन सी हैं, तो आपको पता है कि LMN, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो वो अपन निकालते हैं 2n² से। ये ना, ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए, 2n² से डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? इट विल डिफाइन द शेप। पहला वाला डिफाइन करता है साइज को, सेकंड वाला शेप को डिफाइन करता है, और किस किस बात को एक्सप्लेन करता है? तो ये बताता है आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट के बारे में। ऊपर ऑर्बिट है ना, तो यहाँ पे आता है सब ऑर्बिट। नीचे आपको ऊपर सेल है, तो नीचे आता है सब सेल। सब सेल के बारे में बताएगा, या फिर सब एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा। बाकी कौन कौन से आपकी यहाँ पे टर्म्स होते हैं, तो आपका S, P, D एंड F। बाकी नंबर्स आप पे कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से, 0, 1, 2, 3, है ना, इस तरीके से। फॉर्मूला बच्चे यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन? यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 + 12 + 1। इसको अपन फॉलो करते हैं। एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर यहां तक मूव करेगी, और क्या लगाते हैं अपन? 2 + 12 + 1, कि किसी भी सब सेल के अंदर, किसी भी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो अपन यहां से फॉलो करते हैं। एल की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो पहले आपको 2 निकल के आता है। तो एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। पी आपका L = किसका 1 डिफाइन होता है, तो 1 पुट करोगे, 2 × 1 2 हो जाएगा, +1 तो 3, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, पी के अंदर। ये बात है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, और ये कहां से कहां तक होता है लिखा भी है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल बच्चों कहां से होती है? 0 से लेके n-1 तक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये सिर्फ ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिर्फ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, और इसकी ओरिएंटेशन क्या है। पॉसिबल वैल्यूज m क्या होती है? माइनस, यहाँ से -L से लेके +L तक। ये कुछ वैल्यूज आप ध्यान रख सकते हो। स्पिन क्वांटम नंबर तो +1/2 n-1/2, ये कुछ आपकी वैल्यूज होती है 2 स्पिन की, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके कुछ ग्राफ है इंपॉर्टेंट, तो ये ग्राफ हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे आपको। ठीक है, ओके, ये आपकी रेडियस को लेके डिफाइन किया गया है। आपके फर्स्ट ऑर्बिट आपकी 1s है ना, आपकी ऑर्बिटल्स को लेके 2s में ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, और 2p के साथ ग्राफ कैसे बनता है। नेक्स्ट आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को लेके भी अपन ने ग्राफ बनाए हैं। तो प्लीज ये ग्राफ को भी आप ध्यान रखो, क्वेश्चंस ग्राफ के ऊपर भी आपके डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ टोटली इसके इंपॉर्टेंट है। ग्राफ किस ढंग से बन रहे हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू क्वांटम नंबर्स। अगर क्वेश्चन में आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? तो आता है h/2π L ब्रैकेट L+1 उसकी पावर 1/2। स्पिन क्वांटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है, तो क्या लगाना है? h/2π s ब्रैकेट में s+1 उसकी पावर 1/2। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, तो फिर n फॉलो करते हैं, n ब्रैकेट n+1 पावर 1/2 बोर मैग्नेट्रॉन। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं फाइल तो शेयर कर दूंगा आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल कितने होंगे? तो 2n², अभी मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल कितने होते हैं? 2 × 2l+1। किसी भी ऑटो में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं मैक्सिमम? तो आपके 2 होते हैं। तो ऊपर के ना तीनों फॉर्मूले ये आपको ध्यान रखने हैं, बाकी 3 तो इजी है जो अभी एक्सप्लेन भी किए थे मैंने। नेक्स्ट है आपका कुछ और टर्म्स है क्वांटम नंबर से रिलेटेड। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, किसी भी सबसेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी सबसेल के अंदर आपको मिलेंगे 12+1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे? तो आपकी स्मॉल है। इससे हमने क्वेश्चंस काफी सारे किए हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो n²। रेडियल नोड कितने होते हैं? n-l-1। एंगुलर नोड कितने होंगे? l। टोटल नोड्स कितने होंगे? n-1। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट इज पाउली एक्सक्लूजन। तो व्हाट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? तो पाउली ने बच्चों बोला कि जो नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सीट ऑफ और फॉल क्वांटम नंबर्स।
तो चारों के चारों जो सेट हैं क्वांटम नंबर्स के, वो आपके किसी भी एक एटम को लेके जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो डिफाइन कर रहा है कि किसी भी एटम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एक ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट हैं, उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई तो एक क्वांटम नंबर आपका डिफरेंट होना ही चाहिए, चाहे वो स्पिन डिफरेंट हो चाहे बाकी डिफरेंट। तो कम से कम एक क्वांटम नंबर आपका डिफरेंट होना चाहिए, चारों के चारों चाहिए, ऐसा माना three principal at the most may be same, the fourth must be different, the spin must be different. तो तभी तो किसी भी आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए फिल करते हुए नहीं देखे होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके मैक्सिमम फिल हो सकते हैं, बिकॉज इनके जो स्पिन है वो एटलीस्ट डिफरेंट हो जाएंगे, बाकी 3 आपके सेम बिल्कुल हो जाए तो भी। तो दिस इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज आफव। तो आफव बच्चों डिफाइन करता है एनर्जी को लेके। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। इन ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट। द सीक्वेंस आपको बताया था वो स्कूल देखो, स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक डीपीएस, फैंटास्टिक डीपीएस, बस वही सीक्वेंस है आपको जो मैंने सिखाया था पहले। तो एनर्जी का रूल्स बच्चों क्या है, n+l, n+1। ठीक है, इससे n+l से अपन डिफाइन कर सकते हैं, जब ये वैल्यूज बराबर है तो फिर आप स्मॉल n की तरफ चले जाना, वहां से भी सॉल्व हो जाता है। हंस रूल क्या है, हंस रूल का जो एक्सप्लेनेशन है कि नो इलेक्ट्रॉन्स, कभी कभी ये स्टेटमेंट इन्हीं के ऊपर भी आते हैं थ्योरी में क्वेश्चन, नो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल in a sub energy level until each orbital is occupied by one electron with parallel spin. Exactly half filled and fully filled orbitals make the atom more stable. तो सबसे पहले करना है कि आपको वन वन इलेक्ट्रॉन को सभी ऑर्बिटल्स को देना है, बचे इलेक्ट्रॉन्स फिर अपन वहां से के साथ करते हैं। तो पहले पैरेलल स्पिन के साथ वन वन इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल्स के अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स अगर बचेंगे तो फिर आप वहां से कर सकते हो अपोजिट स्पिन के साथ फिर से फिल। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे क्विक रिवीजन हमने लिया, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को।